हाँ विकास। हाँ भैया नमस्ते। खुश रहे। कब ले आ गए हुआ? निकल रही है क्या मूर्ति? हाँ भैया, आधा पौन घंटा में निकली। अच्छा ठीक है, आ रहा अभी। हाँ। मैं फोन रिकॉर्ड सुनी हूँ, पंकज तिवारी फोन करके बुलाए हुए हैं। मैं उनके साथ गई, मैं उनका आंखों से देखी, उन लोग के वहीं पे सब खड़े थे। मैं बोली कहाँ तक जाएंगे? तो बोले बस मैं आश्रम से लौट आऊंगा। उन सबको पता था कि आश्रम से लौट आएंगे, इसीलिए बीच रास्ते में मार डाले वो। नमस्कार, यशस्वी पाठक हूँ मैं और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनबी न्यूज़ भारत। जिस समय नवरात्रि में माँ दुर्गा हर्षोल्लास से विसर्जित हो रही थी, उसी समय शाहपुर थाने क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। गोरखपुर में एक घर का चिराग अपने आप अचानक से जो दिया है वो बुझ जाता है। दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी जाती है उस बच्चे की। मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, गोलियां चलाई जाती है उसके ऊपर। मेदांता अस्पताल परिवार भागा भागा एम्बुलेंस के साथ पहुंचता है, लेकिन गेट से कुछ देर पहले ही मृत्यु हो जाती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो नौजवान। और सबसे दर्दनाक इन सबके बीच में कहानी का जो हिस्सा है वो ये है कि जिसकी मृत्यु हुई उस नौजवान की पिछले 1 साल पहले शादी हुई थी और 9 महीने की मात्र बच्ची है। अब हम इंसानियत किस तरीके से जा रही है, कहाँ जा रही है, जब हम एक नौजवान की, एक युवा की निर्मम हत्या कर देते हैं और परिवार की हालत बेहाल है। रो रो के इनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा शायद छूट गया है। हमारे साथ बात करने के लिए परिवार है, माँ से बात करेंगे। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड है माँ, इनके पिताजी भी उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड हैं। मैडम, सवाल, क्योंकि आप ये समय बहुत कठिन है आपके लिए, मैं चाहती हूँ अच्छा आपको बता दूं कि ये पत्नी है और ये वो 9 महीने का बच्चा है। और कभी कभी हम कठोर है समय, लेकिन पत्रकारिता में कहते हैं कि समय कभी कठोर नहीं आता है, आपको हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। लेकिन जब इस परिवार की मैं बात करती हूँ, ये चेहरे किस तरीके से सवाल किया जाए, लेकिन क्योंकि हमारा काम है दोषियों को सज़ा दिलवाना, हम इस घर को ढूंढते हुए पहुँचे हैं यहाँ पर। और आप आवाज़ सुन सकते हैं, इस आवाज़ में किस तरीके का पीड़ा है, दुख है। मैं चाहती हूँ मैडम, अगर आप थोड़ा सा धीरज रखेंगी, और आप सब लोगों के लिए मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है, थोड़ा सा धीरज रखेंगी, इसलिए क्योंकि चिराग आपका चला गया है और चिराग जाने के बाद मैं चाहती हूँ उन दोषियों को सज़ा मिले। थोड़ा सा धीरज अगर आप रखें। 1 साल पहले शादी हुई आपकी, 9 महीने की आपकी बच्ची है जी। कैसे पता चला कि आपके हस्बैंड के साथ इस तरीके का हो गया? मैं फोन रिकॉर्ड सुनी हूँ, पंकज तिवारी फोन करके बुलाए हुए हैं। मैं उनके साथ गई, मैं उनका आंखों से देखी, उन लोग के वहीं पे सब खड़े थे जी। शिवेश, पंकज तिवारी और एक लड़की जो हत्या किया है उनका जी। मुझको भी वो ले गए थे घुमाने के लिए उस टाइम। वो मुझको घर भिजवा दिए लोग। अब बोले कि आप भाभी को भेज दीजिए घर। अब मैं मुझको भेज के फिर उन्होंने ऐसा किया, मुझको नहीं पता था ऐसे करेंगे लोग जी। परिवार देखिए बिलख रहे हैं, और जिस तरीके से इनकी आंखों के सामने, और ज़िंदगी में कभी कभी कुछ चीज़ें रिग्रेट के तौर पर रह जाती हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, वरना मैं शायद उनको दोबारा नहीं भेजती इस घर से। और परिवार का एक बहुत बड़ा, आपको बता दूं कि दवा के व्यापारी थे वो, और जिस कम उम्र में इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है, वो इंसानियत पर भी सवाल उठता है। उनके भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, थोड़ा सा धीरज अगर आप रखेंगे, मेरा नम्र निवेदन है। और आप भी पीएससी में हैं, पुलिस में हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसा मैडम ने कहा कि उस दिन उनको फ़ोन करके बुलाया गया, क्या कोई इतिहास रहा है? किस तरीके से, क्या आपका क्या पक्ष है, क्या प्रकरण रहा होगा इस निर्मम हत्या? ये जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध के पीछे कुछ क्या लगता है? मेरा भाई बहुत अच्छा था, पंकज त्रिपाठी। उससे जुड़े उस दिनों से मुझे मालूम है, ठीक है, जुड़े थे,
उसमें शिवेश जो लड़का है, मुझे नहीं मालूम था कि वो इसमें इन्वॉल्व होगा। शिवेश, पंकज त्रिपाठी और ये जो लड़का है जिसने गोली मारी है लकी, ये तीनों एक साथ हैं। ये हमें अब पता चल रहा है धीरे धीरे। मैं फोर्स में हूँ, मैं भी इस समाज में हूँ, मेरे भी सब गोलू के जितने चाहने वाले दोस्त मित्र सब मुझसे मिलते थे, सब मुझसे बात करते थे। अब मुझे धीरे धीरे ये पता चल रहा है शिवेश वहाँ तक था जहाँ तक गोली लगी, चली, शिवेश ने पकड़ा, फिर छोड़ दिया। मेरे भाई को 3-4 गोलियां मारा है। पंकज त्रिपाठी वहाँ कहाँ थे? पंकज त्रिपाठी जो पहले के गैंगस्टर हैं, पहले के माफिया हैं, पता नहीं क्या था उस समय, ये कहाँ थे? जिसने मारा है वो पंकज त्रिपाठी के भाई साहब भी थे, पता नहीं वो कहाँ थे क्या थे, लेकिन पंकज त्रिपाठी थे, शिवेश थे, मौके पे थे, गोली चली तब थे, गोली चला के वो भगा तब भी थे, उसको पकड़े भी और उसको भगा भी दिए। शिवेश उसको इतना कैसे कोई भगा? अच्छा, जो शिवेश की आप बात कर रहे हैं, उनका आना जाना भी आपके घर पे था? मेरे घर का वो जैसे गोलू था वैसे वो भी था जी। शिवेश को ज़रूरत पड़ती थी मेरे भाई से, कभी 2 लाख कभी 3 लाख मुझसे मांग के दिया है, मैं भी दिया हूँ, मेरी मम्मी दी, कहीं की ठीक है दे दो, मेरा भाई दे दिया। कुछ दिनों तक तो ऐसे वो कहा कि पैसे दे दो पैसे दे दो, फिर वो कहा कि भैया हमसे ब्याज ले लो, फिर वो ब्याज दिया 1-2 महीने, फिर ब्याज भी देना बंद कर दिया। फिर ये पैसे के लिए हम लोग घर पे दबाव बनाए कि भैया पैसा ऐसा मत दो किसी को, कहीं कोई ये पैसे वाला काम मत करो, तुम्हारा मेडिकल स्टोर है चलाओ। कहा भैया मैं उसी को बढ़ाने के लिए अपना पैसा तो ले लूँ, अपना दिया हुआ पैसा लेने के लिए वो थोड़ा सा प्रेशर कर रहा था, थोड़ा सा बोल रहा था बार बार कि मेरा पैसा दे दो। पंकज त्रिपाठी मार डाले, पंकज त्रिपाठी मरवा दिए। ये जब ये जघन्य अपराध, जब ये हादसा हुआ तो आपको पहली बार कब पता चला और कैसे पता चला कि ये हादसा हुआ? मेरे मित्र भी वहाँ थे जी। मूर्ति विसर्जन में? मूर्ति विसर्जन में बहुत सारे लोग थे। पंकज त्रिपाठी, आप मुझे बता पाए दर्शकों को कि मूर्ति विसर्जन किस जगह पे हो रहा था? ये पादरी बाजार से पहले खजांची चौराहे के बगल में ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसने मारा है गोली, उसके बाप की चाय की दुकान है वहाँ पे, नेबू लाल नाम है, और उसी चाय के दुकान के सामने पंकज तिवारी का घर भी है। पंकज त्रिपाठी, वो चाय वाले के पास पिस्टल कहाँ से आएगी? गोलू बोला है, मेरा भाई बोला मार डाले से। वही पंकज त्रिपाठी के भाई भी वहाँ थे, उनका लाइव वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उनके फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं, अखिलेश त्रिपाठी नाम से हैं। वो ऑनलाइन है उस समय, मेरे भाई जब वहाँ उनके साथ डांस कर रहा है, इन लोगों ने ही बुलाया है उसको, उसकी हत्या करवा दी है। तो करीब 2 बजे का ये आपको किस समय पता चला कि ये हादसा हो गया? समय जब गोली लगी, समय का कुछ अनुमान? जब गोली लगी उसको शाम को वही 6 साढ़े 6 बज रहा हो। तो मैं ड्यूटी पे था जी। मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, भाई तुम्हारे भाई को गोली लग गई, जल्दी मेडिकल आओ। मैं मेडिकल गया, सब मिले, पंकज त्रिपाठी मिले। जैसे मैं पंकज त्रिपाठी को क्रॉस करके अपने भाई के पास गया, मेरा भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पंकज त्रिपाठी हमको मरवा दिए। उस समय मौजूदगी थी पंकज त्रिपाठी की वहाँ पे? पंकज त्रिपाठी वहाँ मौजूद थे, और जैसे ये बात हुई मैं बाहर निकला, पंकज त्रिपाठी गायब हो गए वहाँ से। पुलिस भी वहीं खड़ी थी, पुलिस ने भी सुना है ये बात, सब लोग वहाँ थे। पंकज त्रिपाठी, शिवेश मिलके और उसका भाई अखिलेश त्रिपाठी वो भी मौजूद था। जी। अच्छा, क्या किए क्या नहीं किए अखिलेश त्रिपाठी ये हमको जानकारी नहीं, लेकिन मौजूद थे, उन्हीं का प्रोग्राम था, उन्हीं के घर आना जाना था उस लड़के का। इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे भाई को मारने की।
मेडिकल कॉलेज में जब आप लेके पहुंचते हैं भाई को, वहाँ पर किस तरीके से इलाज होता है और कैसे कब रेफ़र किया जाता है आपको लखनऊ के मेडिकल लिए? कॉलेज में बताया कि ये यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, आप लेके जाइए। हम कहे कि कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, कहे नहीं गोली फंसी है, आप ले जाइए। मुझे बताया गया कि सावित्री ले जाइए, मैं सावित्री ले गया। वहाँ भी यही बताया गया कि यहाँ नहीं होगा, आप ले जाइए। मैं एम्बुलेंस लिया और वहाँ से चला गया मेदांता लखनऊ। भाई हमारा चिल्ला रहा था, तड़प तड़प के मर गया, बहुत तड़पा मेरा भाई। 6:30 बजे आपने एक बार फ़ोन भी किया जी, 6:30 बजे आपने फ़ोन किया, तो आप क्या बात हुई? आखिरी बात इस घर में आप ही की हुई थी उनसे, क्या बात हुई? मैं उनसे बात की कि आप कहाँ पे हैं, तो बोले कि गरिमा मूर्ति उठ रहा है, फोन रखो। मैं बोली कहाँ तक जाएंगे, तो बोले बस मैं आश्रम से लौट आऊंगा। उन सबको पता था कि आश्रम से लौट आएंगे, इसीलिए बीच रास्ते में मार डाले वो। भैया मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, मैं आश्रम से चला जाऊँगा, मुझे जाना है कहीं और। अच्छा, माता जी मौजूद है, कभी क्या इस परिवार में कभी आपके बेटे ने कभी कुछ बात कही हो कि कुछ किसी भी तरीके की बात, जान को खतरा या कभी कोई परेशान कर रहा हो, कभी कोई इस तरीके की बात नहीं? बात के द्वारा पता चलता था कि इसको पैसे के लेन देन में डिस्कस होता था, तो मैं सुनती थी मोबाइल पे। मैं पूछती थी कि बेटा क्या बात है, अतवारी वो पैसा दिए हैं, सब पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको अपना दुकान आगे बढ़ाना है, पैसा नहीं दे रहा है मम्मी, हम कहीं बवाल झगड़ा ना करिए, देंगे सब। तो नहीं मम्मी, कोई ऐसा हमारा दोस्त नहीं है जो बवाल हमसे करे, देंगे धीरे धीरे देंगे मेरा पैसा। यही कहता था मेरा बेटा, कभी किसी का शिकायत नहीं करता था। शिवेश को कभी कभी उल्टा सीधा बोलता था, शिवेश को वही शिवेश है जो आपके घर आना जाना भी? हाँ, शिवेश को उल्टा पुल्टा बोलता था कि साला पैसा देगा नहीं, हमेशा कहता है कि तोके बताए पता न क्या बताएगा, ऐसे उल्टा पुल्टा कहता था। बस यही बात है। आपसे कभी कोई बात हुई हो अकेले में? मैं अक्सर मेरे से शिवेश से मैंने उसको कई बार समझाई भी हूँ इस चीज़ के लिए कि क्यों बार बार इनको फ़ोन करते हो, तुम क्यों नहीं पैसे दे रहे हो। तो बोलता था भाभी हम कर देंगे ना, हमको नहीं पता था कि ये ऐसा करेगा। अब वो अक्सर धमकी भी देता था कि मैं ऐसे कर दूंगा, भैया मैं कहाँ से दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अक्सर ये बोलता रहता था। ये बोलते थे कि क्या कर लोगे, देखेंगे, हम भी देख लेंगे। ये तो क्या करते, कुछ भी नहीं करते, यहाँ तक बोल देता कि हम नहीं दे पाएंगे पैसा, तो वो कुछ कहे भी नहीं होते, लेकिन नहीं पता था कि पैसे के लिए मार डालेगा वो। अच्छा, आपको जोड़ना चाहती हूँ अब पुलिस का किस तरीके से इसमें, क्योंकि 3 लोग आरोपी में पकड़े भी गए हैं, तो पुलिस का क्या है और आपको किस तरीके से आश्वासन मिला है और अब आपकी उम्मीद पुलिस फोर्स से क्या है? पुलिस हमारी पूरी उम्मीद है, पुलिस से हमको पूरी उम्मीद है, पुलिस हमारे साथ है जी। हमारा परिवार है, मैं भी पुलिस से हूँ, मेरी मम्मी भी पुलिस में थी, 60 साल दे के आई है, मेरे पिताजी भी है, मेरी पुलिस से पूरी सिंपैथी है। पुलिस के परिवार का लड़का मरा है, हर पुलिस वाले का भाई, हर पुलिस वाले का बेटा मरा है, तो पुलिस मेरे साथ है, मेरे साथ है। बस सजा होना चाहिए, सजा हो जाए हमारे ऊपर। एसपी सिटी से आपकी कोई बात हुई? हाँ, बात हुई थी जी, क्या आश्वासन मिला है? मिला है, उनको बताया चिंता ना करो तुम, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं छोड़ूंगा, चप्पा है चप्पा मैं छान मारूंगा, बोला है मुझसे, इस तरह से बोला है साहब ने, बहुत अच्छे हैं साहब। मुझसे भी एसपी साहब का है कि न्याय मिलेगा, इसमें हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मैं गिरफ्तार करूंगा आपके सामने। जो भी हो आपकी नज़र में कोई पड़े उसको भी बताइए आप, अगर किसी तरह का कोई शिकायत है उसका भी नाम मैं डालूंगा, और उनों से कोई दिक्कत नहीं है हमको। आपके पास वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जब उनको फ़ोन करके बुलाया गया था? जी, कितने बजे की? 2 बजे की बात है? 1:13 पे जी, रिकॉर्डिंग है वो आपके पास? ठीक है। तो देखिए, निर्मम जघन्य अपराध है ये हत्या जिस तरीके से की गई है, और
परिवार जब इतना जो ये घनिष्ठ जब इस तरीके का परिवार में रहता है मामला, और जब परिवार का इतना अनोखा चीज़ खो जाता है या कहूँ किसी के द्वारा छीन लिया जाता है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जैसा सबसे दुखद जो चीज़ है वो है इनकी 9 महीने की बच्ची। और अब बच्ची किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इनकी धर्मपत्नी किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। साल भर पहले शादी हुई थी और अब जिस तरीके से इनके सामने ही इनको वापस भेज दिया जाता है घर, और उनको फुसला के वहाँ तक मूर्ति विसर्जन में आगे ले जाया जाता है। हमको सोचना होगा कि आखिर हम किस तरीके से भविष्य को देख रहे हैं, इंसानियत कैसे भविष्य को देख रही है। जब इस तरीके के मामले जो इंसानियत को तार तार कर देते हैं, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा, क्या पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि इंसानियत हम ख़त्म कर रहे हैं। क्या इंसान इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या पैसा और इंसान जब तराजू में तौलते हैं तो क्या इंसानियत हार जाती है? क्या इंसानों को हम मरने के लिए छोड़ देते हैं सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए? ये सोचिएगा, सवाल आपके लिए है, जवाब दीजिए। और ये जो परिवार बिलख रहा है इनके लिए आप जवाब दीजिए, क्योंकि हम और आप मिलकर ही संघर्ष कर सकते हैं। क्योंकि ये परिवार इनका एक बहुत अनोखा चीज खो गया है, तो ये संघर्ष करेंगे, ये सालों साल संघर्ष करेंगे अपने बेटे को इंसाफ के लिए। लेकिन आज मेरी और आपकी जरूरत है इस परिवार को, क्योंकि इनका नौजवान खो गया है और उस नौजवान की 9 महीने की बच्ची है। इसको याद रखिएगा और संघर्ष कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और इस तरीके का प्रेशर बनाइए कि इस परिवार को इंसाफ मिले। फिर ले आऊंगी ऐसी खबरों को, बने रहिए एनबी भारत के साथ। मैं हूं यशस्वी पाठक।